नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। भोपाल में वोटिंग सुबह से जारी है और मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 44.67% मतदान हो चुके हैं। भोपाल में 1 बजे तक 40% से भी ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा गुना में 1 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं 49.93% मतदान हुआ है। राजगढ़ की बात करें तो 52% से ज्यादा मतदान हुआ है। सागर में 1 बजे तक 44.32% मतदान हो चुका है। विदिशा में जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं, वहां पर 50% से ज्यादा मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बदलते जा रहे हैं। भिंड में 1 बजे तक 37.37% मतदान हो चुका है। मुरैना की बात करें तो मुरैना में 39.24% मतदान हुआ है। ग्वालियर में 41.18% मतदान हुआ है और बैतूल में 48.26% मतदान हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान जारी है। भिंड हो, भोपाल हो, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल में वोटिंग लगातार जारी है। लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ भी हम करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ केदार सिरोही जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुक्ता जी आपके पास आता हूं। और जिस तरीके से सुबह से ही मतदान जारी है, अभी लगभग 40% से ज्यादा मतदान अलग अलग सीटों पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अभी तक की आप तस्वीर देख रहे हैं? और मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं तो मुद्दे भी क्या कुछ आप इस बार देख रहे हैं? क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार महत्वपूर्ण कहे की चर्चा देखने को मिल रही है और जनता के मूड में क्या कुछ चल रहा है? मुक्ता जी। देखिए, सबसे पहले ऋषभ, जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 2 चरण के जो चुनाव हुए, तीसरा चरण है, इसमें जो वोट प्रतिशत जो कम रहा वो जो है एक अहम मुद्दा। वो इसलिए है क्योंकि लगातार इस पे बात हो रही है। बीजेपी जो है इस पे चिंता कर रही है। उसके जो बड़े जो जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री आए, अमित शाह पहुंचे, उसके बाद जो है जेपी नड्डा भी पहुंचे। लगातार बात हो रही है। कल यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उन्होंने भी जो है यहाँ पे बैठक की, किस तरह से बूथ वाइज जो है वोट प्रतिशत बढ़ाना। अभी हम जब फील्ड में गए तो हम देख रहे थे कि किस तरह से जो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। और उसके लिए उन्होंने तमाम जो है वहां पे लकी ड्रॉ का इंतजाम किया है, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, इस तरह की सारी चीजें। और मुद्दों की जो आपने बात की, देखिए 3 अहम सीट्स हैं इस बार। एक तो सबसे पहले हम करें तो भोपाल की बात है। और भोपाल में जब हमारी फील्ड में लोगों से बात हुई तो वहां पे लगातार ये बात आ रही है कि बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरागत जो है बीजेपी की सीट मानी जाती है। बीजेपी की सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बदलाव होना चाहिए। गुना इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। उसके बाद बात करें विदिशा हालांकि फिर से जो है बीजेपी का गढ़ है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक लंबे उनको अच्छा वोट मार्जिन मिले और सबसे बड़ा वोट मार्जिन या सबसे ज्यादा वोट से जीतने का वो एक रिकॉर्ड बना पाए। तो ये इस तरह की जो है अगर हम कहें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। गुना है, भोपाल है, राजगढ़, हाँ राजगढ़ मेरे ध्यान से उतर रहा था। बिल्कुल, राजगढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था पहले चरण में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ को घेरने की, वैसे ही राजगढ़ में हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी एकदम एग्रेसिव मोड में है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह दिग्विजय सिंह को यहां से जीतने ना दिया जाए। क्योंकि भोपाल में पिछली बार वो लोकसभा हारे थे, यहाँ पे एक लंबा वोट मार्जिन था, उससे वो हारे थे। और इस बार भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है यहाँ पे दिग्विजय सिंह को वो हरा पाए। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पे तमाम सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। और जिस तरह से जिक्र हो रहा है विदिशा हो या फिर गुना हो, इसके अलावा राजगढ़ हो, वंदना जी आपके पास मैं आ रहा हूं। और जिस तरीके से कांग्रेस भी इस बार कड़ा मुकाबला देने के कम से कम दावे कर रही है और 29 सीटों का जो आपका दावा है जिसमें छिंदवाड़ा भी आप इस बार शामिल कर रहे हैं, कितना भरोसा इस फेज की 9 सीटों को लेकर आपको और अभी तक की जो वोटिंग हुई है? क्योंकि जो 2 फेज रहे हैं, कम जो वोटिंग हुई उससे चिंता में भारतीय जनता पार्टी दिखी, मंथन उसको लेकर किया गया। तो हालांकि वो इस बार के जो अब तक के रुझान है उसमें तो बढ़ता हुआ प्रतिशत दिखाई दे रहा है। देखना होगा आगे कितना ये प्रतिशत आगे बढ़ता है, लेकिन क्या कुछ आपका दावा, कितनी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रही है?
जी नमस्कार ऋषभ जी, मुक्ता जी को भी नमस्कार, केदार जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगी कि जो लोग अभी रह गए हैं, कृपया अपने घरों से बाहर निकले, कृपया अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, जाएं उसमें अपनी आहुति दें, इस यज्ञ का हिस्सा बने, अपने जो वोट की शक्ति है उसे पहचानें और जाकर तत्काल वोट डालें। वोट डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, हमें अपने देश को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करना है। अब रही बात वोटिंग परसेंटेज की, तो देखिए पिछले जो 2 चरण थे उसमें वोटिंग परसेंटेज औसतन जो 2014 के कंपैरिजन में है वो बढ़ा था। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि 2019 के कंपैरिजन में थोड़ा सा माइन्यूट कम हुआ था। पर देखिए, आप भी देखिए कि अभी जो मैरिज सीजन है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं विंध्य बुंदेलखंड महाकौशल में जो पहले दूसरे चरण में चुनाव हुए थे वहां पर विवाह आयोजन, व्रतबंध आयोजन, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो महिला वोटर्स हैं वो अपने घरों पर थी, अपने मतदान केंद्रों से दूर थी। तो ये एक कारण रहा है और तापमान भी एक कारण रहता है। तापमान तो आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने देखा भोपाल में किस प्रकार से जो महिला मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। अब उसका कारण भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी जरूर कहेगी कि बार बार आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ जाती है, लेकिन उसका कारण मैं बताती हूँ। उसका कारण है इनकी जो पार्टी की जो महिला विरोधी चरित्र है। अब आधी आबादी ने ये ठान लिया है कि इस बार इनको मुंह की खिलानी है, इस बार इनको इनकी असली जगह दिखानी है, आईना दिखाना है कि जो बार बार ये महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, कभी किसी का रस और चाशनी ढूंढते हैं, कभी किसी को टंच माल और आइटम कहते हैं और कभी किसी बड़ी नेत्री अभिनेत्री के अंतर्वस्तों तक जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए महिला वोटर्स जाकर चुनने जा रही हैं क्योंकि हर कोई चाहता है सुरक्षा और वो देती है भारतीय जनता पार्टी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा किस प्रकार से इनकी पार्टी की एक प्रवक्ता कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रही थी कि उन्हें शराब ऑफर की जाती है, उनके साथ क्या अभद्रता होती है। इनके मीडिया चेयरमैन पर वो आरोप लगाती हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो कि इतनी सम्मानित जगह पर बैठे हैं, वो एक बलात्कार की पीड़िता की पहचान उजागर कर देते हैं। कितना महिला विरोधी चरित्र दिखाना चाहेंगे। उसके अलावा देखिए, जब इन लोगों के ऊपर जब भी कोई महिला विरोधी चरित्र के बारे में कहा जाता है तो ये मणिपुर पर चले जाते हैं। देखिए, मणिपुर में शांति किसने स्थापित करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित करी। मणिपुर का मुद्दा आज का नहीं है, बरसों पुराना वहां की एक कम्युनिटी के कारण फैला हुआ मुद्दा है। लेकिन जब ये मणिपुर की बात करते हैं तो ये बेलगामी की बात क्यों नहीं करते, संदेश खाली की बात क्यों नहीं करते, बेलगामी में जिस तरह से एक महिला को नग्न घुमाया जाता है उसका विरोध क्यों नहीं करते, और ये लोग ममता बनर्जी के साथ अपना इंडिया अलायंस क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि ये लोग महिला विरोधी हैं। मुद्दे उठाए हैं, तमाम बातें की हैं, आरोप आपने कई लगाए हैं। केदार जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तमाम तरीके से जिन सीटों को लेकर बीजेपी तो आश्वस्त कम से कम नजर आई है, और जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान हुआ उसमें कम वोट प्रतिशत रहा। आपने भी आरोप लगाया कि कम वोट प्रतिशत से बीजेपी बौखलाई हुई है, इसी के चलते बयानबाजी बदली है। क्या कुछ आपका दावा इन 9 सीटों पर है? कितनी सीटें आज आप जीत रहे हैं? और तमाम जो आरोप वंदना जी ने लगाए उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में खुद घबराहट है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि इस बार भारत की जनता ने इनका कान पकड़ लिया, चोरी पकड़ ली है। और जब कान पकड़ा है, चोरी पकड़ी है, तो घबराहट लाजिम है, होना ही है। उसी के कारण ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं। कैसी चोरी पकड़ लिया केदार जी, थोड़ा और स्पष्ट करते जाइए। मैं बता रहा हूं ना, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो आया, चोरी पकड़ाई ना, जवाब देना पड़ रहा है इन लोगों को। नोटबंदी, जीएसटी के समय का जो बात था उस पे लोग पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा हमने भारत को मजबूत बना दिया, डॉलर 80 रुपया हो गया। इन्होंने कहा हमारे तरफ कोई आग उठा नहीं देख सकता। वो आज लद्दाख और इधर सब जगह से खबरें आ रही है, वो चिंताजनक है। अब मेरी बहन ने आरोप तो बहुत लगा दिए, पर मैं अभी आरोप पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो अभी ये देख रहा हूं कि आज हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश का, क्योंकि जितना मतदान बढ़ेगा वो हमारे लोकतंत्र के लिए सही होगा। जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, इस समय तक हमारा 55% के करीब मतदान हो जाना चाहिए था, क्योंकि 6 घंटे हो चुके हैं। और ये जो अगला 3 घंटा है, ये गर्मी का है, जिसमें अमूमन वोट परसेंट थोड़ा कम रहता है, तो हमारा 55% का होना चाहिए। उसके एवज में जहां जहां जितना कम है वो हमारे लिए वो चिंता का विषय है। और वो जो मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, वो बिल्कुल निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वंदना बहन ने हमारे पे तो 100 आरोप लगा दिया
अब मैं ये कह रहा हूं कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर आप नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि वो आपकी पार्टी का मामला है। जो ब्रजभूषण वाला मामला है उस पे ये नहीं बोल पाएंगी क्योंकि इनकी पार्टी का मामला है। ये महिला पहलवानों पे इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सवाल रेवन्ना पे करके इसलिए नहीं क्या बोलेगी। कांग्रेस के जीतू पटवारी का बयान या फिर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी है, क्या उन सबसे बचा जा सकता है? सर देखिए, छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां बनी है उस पे हम लोगों की कमेटी बैठी है। और सबसे एक बड़ी बात है सर, ये पॉलिटिक्स से हटके आखिर ऐसा क्या है कि हमारे लोग, लेकिन वो तो प्रेस वार्ता हमारे करके नहीं- बाकायदा सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह रही है, तो कैसे पॉलिटिक्स से हटके हो गया सर? सर मैं आपको मैं वही बता रहा हूं, जिन पे आरोप लगाया है उनकी बेटी खुद IAS बनी है। वो बोल रहे हैं अगर मैंने 22 तक का छुआ तक नहीं है। पहली बात, हमारी इंटरनल कमेटी सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे यहां से छोड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, 15 मिनट 1 घंटा और 1 दिन में भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तभी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने राम मंदिर का भी आरोप लगा लिया, उन्होंने उनपे अभद्रता का भी आरोप लगा लिया, उन्होंने वाइन का भी आरोप लगा दिया। सर ये 1 दिन में घटनाएं नहीं घटी, बहुत लंबे समय में घटी होगी। ये वही नेत्री हमारी जिनको हमने। ठीक है, मुझे ये बताइए केदार जी, कितना दावा आप कर रहे हैं जो 9 सीटें उन पर कितनी सीटें इस बार जीत रहे हैं, और पूरी ओवरऑल 29 में क्या कुछ स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में रहने वाली है? ये 9 सीटों में भाजपा को जबरदस्त धोबी पछाड़ा लगा दिया। और ये जो धोबी पछाड़ हमने लगाया है वो हमारी जनता ने, हमारे युवाओं ने, हमारे किसानों ने, हमारे मजदूरों ने, गरीबों ने, गांव गरीब। ठीक है वंदना जी, क्विक रिएक्शन आपका, फिर मुक्ता जी के पास में जाऊंगा। हाँ। शराब, शबाब, कबाब, सिर्फ इतना बता दीजिए केदार जी कि जो आपके जीतू पटवारी जी रस ढूंढने की बात करते हैं, आप अपने घर की बहू बेटियों के भी रस ढूंढते हैं क्या? बहन, उस पे उन्हें क्या आप अपने घर की बहू बेटियों से इस तरह की बातें करते हैं? उधर नहीं ले जाओगे। आप ये बात अपनी घर की बहू बेटियों से बोलते हैं कि आप टंच माल है, आइटम है? शर्म करिए, क्षमा मांगिए, पूरी नारी शक्ति से क्षमा मांगिए। ये अति है और ये स्तरविहीन राजनीति को दर्शाता है। शराब, कबाब, शबाब, रस, चाशनी, क्या है ये सब? राजनीति का पूरा ये वही कांग्रेस है जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। आज ये सब बातें करेंगे आप लोगों जैसे नेताओं ने ही कांग्रेस पार्टी का स्तर गिरा दिया है। लेकिन आपका केदार जी सवाल उन्होंने किया है कि वाकई में एक ऐसी इमेज का एक संदेश गया है कि महिला विरोधी कांग्रेस हो रही है? क्षमा मांगिए केदार जी, क्षमा। आपके जीतू पटवारी जी को तो शर्म नहीं आ रही, आप ही शर्म कर लीजिए। अभी 3 घंटे शायद कुछ वोट आप जुड़ा ले कांग्रेस पार्टी के लिए। ब्रजभूषण जी पर कौन से कोर्ट पर हमें आरोप साबित हुआ है? आप कृपया तथ्य प्रदान करने का कष्ट करें। कौन से कोर्ट में, सेशंस, कहां पे आरोप साबित हुआ है, जरा बताएं आप। वंदना जी, आपने अपनी बात रखी। केदार जी देखिए, तमाम तरीके से वो आरोप लगा रही हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश कहीं ना कहीं गया है कि इमेज कांग्रेस क्या से बनती नजर आई है। जीतू पटवारी अगर चुनाव के वक्त ऐसे बयान देते हैं तो कैसे उसका बचाव ही एकमात्र उपाय रह गया है? आप कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं, उसे डिफेंडिंग मोड में। नहीं, उसमें खेद उन्होंने तुरंत व्यक्त किया है और उन्होंने उनको अपनी बड़ी। अरे आप ही महान हो जाइए, क्षमा मांग लीजिए ना केदार जी उनके बिहाफ पर। जब कह दिया तो इनके पास मुद्दे नहीं बचे। अरे उनके बिहाफ पर आप ही क्षमा मांग लीजिए, चुनाव कर देने क्षमा मांग लीजिए। वंदना जी ठीक है, महिला हाँ ठीक है केदार जी, हम आते हैं और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से, ठीक है केदार जी आपने अपनी बात रखी, मैं आ रहा हूं आपके पास, और भी तमाम मुद्दे हम चर्चा विस्तार से करेंगे। मुक्ता जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से जीतू पटवारी का बयान है या जिस तरीके से स्थिति अभी बन रही है बयानों को लेकर, क्या कुछ आप देखती हैं, कितना असर सियासत में इसका देखने को मिलता है, और क्या वाकई में इन बयानों से किसी तरह का सियासी नफा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, किसी तरह का फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्या कुछ आप देख रही हैं मुक्ता जी? बिल्कुल, जैसे देखिए जीतू पटवारी का जो बयान था, हालांकि उन्होंने अगले दिन ही खेद जो है प्रकट कर दिया था, लेकिन उससे बहुत डैमेज हुआ क्योंकि उस अगले दिन हम एक दिन बयान आता और अगले दिन लगातार बीजेपी एग्रेसिव मोड में आ गई। और जिस तरह का उनका बयान था वो किसी भी महिला के लिए वो किसी को भी नहीं मतलब सही लगेगा, किसी भी दृष्टि से वो सही नहीं था। तो उसका नुकसान मुझे लगता है कांग्रेस को होगा। और लगातार जिस तरह से बीजेपी बार बार जो कह रही है कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस की में दशा नहीं है, दिशा खो चुकी है। आप सोचिए 3 सिटिंग एमएलएज अगर रिजाइन करके बीजेपी में आते हैं और इतने सारे हम देख रहे हैं, तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता सब बीजेपी का दामन थाम रहे। आप कितना भी इसको वो व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें और कहें कि ईडी सीबीआई के डर से ये हो रहा है, डर की राजनीति है, लेकिन आप ये सोचिए ना, इससे क्या मैसेज
मैसेज जा रहा है। और जो मैं लगातार ये बात कह रही हूं कि बीजेपी की एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है, ये मैसेज जाए जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में, और वो जा रहा है, ये मैसेज तो जा रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा क्या होता है, जीतू पटवारी का ये वाला एक इमरती देवी को लेकर ये बयान, ये तो वाकई में बहुत शर्मनाक है और उसका नुकसान होगा। निश्चित तौर पर देखिए, बयानों का निश्चित तौर पर एक अलग हम इतिहास पे देखें तो कोई नफा नुकसान सियासी दलों को होता आया है, लेकिन देखिए अब इस तरह का जो बयान, केदार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इस तरह का बयान दिया है, कितना नुकसान हुआ, कितना उसका आप बचाव कर पाएंगे, या कुछ जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी या क्या कुछ जनता के बीच में गया है वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से संगठन स्तर पर जब बात हो रही है तो कांग्रेस में तमाम ऐसी कमियां दिखाई दी हैं जिसको लेकर चाहे तमाम दल बदल का सिलसिला हो, तमाम आपके जो भरोसेमंद नेता थे वो बीजेपी में गए हैं। अभी तक के इस दौर की देखें तो क्या तैयारी कांग्रेस की अभी तक की रही और कितना उसको लेकर आपके दावे सटीक बैठते, क्योंकि सवाल तो आपसे फिलहाल के दौर में पूछना भी उचित होगा, हालांकि जो भी परिणाम होंगे वो सब तय कर देंगे, लेकिन क्या कुछ संगठन की अभी तक की तैयारियां रही हैं? क्योंकि अगर बीजेपी से तुलना करें तो वो स्थिति तो नजर नहीं आई जो आप दावा कर रहे हैं। देखिए, दोनों पार्टियों का नेचर अलग अलग है। दोनों वो संगठन बेस्ड पार्टी है, हम लोग मास बेस्ड पार्टी है। दोनों का वर्किंग जो है वो अलग अलग है, दोनों का स्ट्रेटजी अलग अलग है, दोनों का प्लानिंग अलग अलग है, दोनों का लीडरशिप अलग अलग है, दोनों का अपना अपना यूनिक है, दोनों का एक दूसरे से कहीं मैच नहीं होता। जिस पैटर्न पे हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम जनता के सरोकार पे पॉलिटिक्स करते हैं, हम सोशल जस्टिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बिजनेस पॉलिटिक्स करती है। वो सिर्फ उद्योगपतियों को लिए, पैसों वालों के लिए, पुलिस प्रशासन और धरबल पे काम करती है। उसके पास जो मुद्दे हैं वो सिर्फ भय के लिए हैं, डराने के हैं, नफरत के हैं, डिवाइडेड के हैं। केदार जी, काउंटर क्वेश्चन है, भय और डर का आपने जिक्र किया। मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भय का वातावरण बनाया है, उसको लेकर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको, उसका एक वोट बैंक तैयार करने के लिए तमाम तरीके से उन्होंने बातें कही। तो जो भय और डर को लेकर तमाम आरोप कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए हैं, तो वो लगातार इस बात को उठाते आए। देखिए, मोदी जी तो हर चीज जहां वो नाकाम हो रहे हैं उसका आरोप तो वो नेहरू जी पे लगा रहे हैं। अच्छा हुआ मैं तो अपने आप को, तो मेरा सवाल यह है कि वाकई में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को लेकर आपने वो सियासी रूप से जो आरोप लगा रहे हैं वो तस्वीर नजर नहीं आती है? देखिए, वो उनका काम है, वो आरोप लगाएंगे। जनता आज की बात में पूछ रही है कि उनके घर रोजगार क्या है, गैस की टंकी कितनी महंगी है, उनके गांव में सांसद जी ने क्या काम कराया, लोग अग्निवीर जो नौजवान है वो क्यों बन रहा है, किसान आत्महत्या क्यों हो रही है, युवाओं की आत्महत्याएं क्यों हो रही है, महिलाओं का ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, जो विकास गांव में होना चाहिए था वो खत्म क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र से पहले जो योजना आती थी 10-90 की, 10-90 वाली, वो 60-40 की कर दी है, नीचे क्रियान्वयन नहीं होना। किसानों का जो किसान सम्मान निधि था वो पहले जो था उसका 33%, 34% ही रह चुका है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे। तमाम ये मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, उन मुद्दों को वो ले गए मंगलसूत्र पे, फिर ले गए मुसलमानों पे। ठीक है, समय हमारे पास है। वंदना जी, कोई रिएक्शन आपका? हाँ, वंदना जी, कोई रिएक्शन? देखिए, मैं अपने पार्टी के विषय में बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनना है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी, धारा 370 हटाने वाली भारतीय जनता पार्टी, विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आत्मनिर्भर किसान और युवाओं के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को जाइए और चुनिए। हमारे पास इतना ही है, चरम चर्चा इस पर और हो सकती है, तमाम और भी इस पर अपने अपने तथ्य कांग्रेस बीजेपी के। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार दूसरे चरण की बात, तीसरे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार अभी वोटिंग जारी है और शाम तक और भी आंकड़े स्पष्ट हो पाएंगे, क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। मध्य प्रदेश की सभी 9 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, और भी खबरों के साथ साथ ही लगातार वोटिंग को लेकर महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।